डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट का फोर्थ पार्ट। इस फोर्थ पार्ट में हम जो अलग अलग जो स्कॉलर्स हुए हैं मैनेजमेंट में उनके कंट्रीब्यूशन को स्टडी करेंगे। और इसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है हेनरी एल गैंट का। जो गैंट थे उनको हम याद करते हैं उनके बहुत इम्पोर्टेंट और फेमस कंट्रीब्यूशन के लिए, जो है गैंट चार्ट। गैंट चार्ट जो होता है वो शेड्यूलिंग के टाइम पर काम में आता है। प्रोडक्शन सिस्टम हो, चाहे कोई एक्टिविटी हो, चाहे कोई प्रोसेस हो, उसकी जो शेड्यूलिंग है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट, उसका एंडिंग पॉइंट, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ पैरेलल चलेंगी, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ सक्सेसिव मैनर में चलेंगी, प्रोसीडिंग एक्टिविटी कौन सी रहेगी, इन सब चीज़ों का पता करने के लिए, एक वर्क प्लान बनाने के लिए गैंट चार्ट का उपयोग किया जाता है। इन्होंने टास्क बोनस सिस्टम भी दिया, और जो कि टेलर के डिफरेंशियल वेज पेमेंट सिस्टम से थोड़ा अलग था। और इन्होंने बताया कि अपार्ट फ्रॉम प्रोडक्टिविटी, हर वर्कर को एक स्टैंडर्ड वेज दी जाएगी। यदि वो वर्कर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहा है और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसकी परफॉर्मेंस है, तो उसको स्टैंडर्ड वेज से थोड़ा सा बोनस उसको दिया जाएगा। इन्होंने जो वर्कर्स हैं, जो ऑफिसर्स जो हैं, उनके ट्रेनिंग पर ज़्यादा ध्यान देने की बात कही। उनका जो डिपार्टमेंट है वो अलग रखने की बात की, कि जो भी हमारे वर्कर्स जो रहेंगे उनके लिए अलग डिपार्टमेंट रहेगा ताकि उनका डेवलपमेंट किया जा सके। इन्होंने ये भी बताया कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अब एफिशिएंसी बढ़ानी है तो उनको अपने वर्क मेथड्स पर अच्छे से काम करना होगा। अब बात आती है कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रैंक गिलबर्ट एंड लिलियन गिलबर्ट की, जिन्होंने ये बताया कि फिज़िकल और जो ह्यूमन फैक्टर हैं उनके बीच में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जो हाइजीन फैक्टर्स जो हैं और जो ह्यूमन फैक्टर्स जो हैं उनके बीच में बैलेंस सही से रहना चाहिए। एक 3 पोजीशन प्रमोशन प्लान उन्होंने बताया, जो कि वर्कर के जो प्रेजेंट जॉब है वो, फिर वर्किंग जो वर्कर है उसको ट्रेनिंग दी जाए उसके सक्सेसर से, और जो वर्कर है उसको नया स्किल सेट प्रोवाइड करके उसको नेक्स्ट हायर जॉब पर प्रमोट किया जाए। ये आज के टाइम पे भी एप्लीकेबल है, और इसका जो नेचर है वो भी काफ़ी डिस्ट्रक्टिव है, क्योंकि कोई भी नया वर्कर रिक्रूट होता है उसके पास जो स्किल सेट होता है वो स्किल सेट हो सकता है कि जो प्रेजेंट जॉब है उसके लिए सही हो, लेकिन उसके कैरियर पाथ में, क्योंकि उसको प्रमोट भी करना है, तो उसका जो सक्सेसर है, उनके जो पहले वाले जो वर्कर्स हैं उनसे उनको ट्रेनिंग दिलाया जाए उनके साथ में। और फिर जब उनका जो सक्सेसर है वो नेक्स्ट जॉब के लिए चला जाए तो प्रेजेंट जॉब से हायर जॉब पे उनको प्रमोट कर दिया जाए। फटीग और मोशन स्टडीज़ को उन्होंने बताया कि कैसे उनको काम में लिया जा सकता है ताकि शॉप फ्लोर लेवल पर प्रोडक्टिविटी मेंटेन रह सके। तो गिलब्रेथ का जो कंट्रीब्यूशन है मैनेजमेंट, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये तीनों जो चीज़ें हैं वो खास करके जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर फिज़िकल, क्योंकि वहाँ पर फैक्ट्रीज़ भी हैं, तो वहाँ की जो फिज़िकल एटमॉस्फेयर है और
जो कंडीशंस हैं वो अगर अनहाइजीनिक होगी तो वर्कर बार बार बीमार पड़ेंगे, ऑक्सीजन की कमी होगी या स्पेस की कमी होगी या एग्जॉस्ट अच्छा नहीं होगा तो वो बीमार रहने के चांसेस होंगे। लेकिन जो ह्यूमन फैक्टर्स हैं, चाहे वो मोटिवेशन की, परसेप्शन की या एटीट्यूड की बात का यदि हम करें, तो वो जो उनके सुपरवाइजर्स हैं या जो हायर लेवल मैनेजर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगा, तो वो किस किस तरह से उसको ट्रीट करेंगे। तो दोनों के बीच में एक बैलेंस होना अनिवार्य है। प्रमोशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो वर्कर है वो हमेशा एक ही काम को कर कर के मोनोटोनस हो जाता है। फिर जो मोनोटोनी है वो हावी हो जाती है उन लोगों के ऊपर। और जो नेक्स्ट हायर जॉब है उसके लिए जो हमको वर्कर चाहिए होते हैं, तो नया रिक्रूट करने में जो कॉस्ट है उससे कम कॉस्ट में ही हम अपने प्रेजेंट वर्कर को प्रमोट करके ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट के लिए उनको प्रमोट करके हम उनसे काम करवा सकते हैं। और जहाँ तक बात है फटीग और मोशन स्टडीज़ की, तो शॉप फ्लोर लेवल पे वो हमेशा से ही सहायक रही हैं, ताकि जो मटेरियल हैंडलिंग है या मशीन हैंडलिंग है, उन सब हैंडलिंग्स को प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करके जो शॉप फ्लोर लेवल है उसका जो एटमॉस्फेयर है वो सही से क्रिएट किया जा सके, जिससे कि प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी तो इंक्रीज़ होगी ही, साथ में ही जो वर्कर्स हैं उनकी भी जो इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाएगी। हैरिंगटन एमर्सन का जो कंट्रीब्यूशन है, इनके जो 12 प्रिंसिपल थे एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट थे। लाइन और स्टाफ में इन्होंने कहा कि क्लियरली इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। देखा ही गया है कि लाइन और स्टाफ में हमेशा झगड़ा होता रहता है, क्योंकि लाइन जो वर्कर्स होते हैं वो हमेशा से ही एग्जीक्यूटिव इन नेचर होते हैं, लेकिन जो स्टाफ है वो हमेशा एडवाइजरी इन नेचर होते हैं। तो जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करनी होती है लाइन को, जो लाइन वर्कर्स हैं उनको, लेकिन जो स्टाफ वर्कर हैं उनको हमेशा एडवाइस करना होता है या सुपरविज़न करना होता है। तो उस केस में लाइन और स्टाफ के बीच में डिस्ट्रिक्शन करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो स्टाफ के वर्कर्स हैं या जो सुपरवाइजर्स हैं वो हावी ना हो जाए लाइन के ऊपर, क्योंकि जब ये लोग लाइन के ऊपर हावी हो जाएंगे तो जो रियल एग्जीक्यूटिव्स जो है, जो काम को पूरा कर रहे हैं, शायद उनकी एफिशिएंसी प्रभावित हो। इसीलिए इन्होंने जो 12 प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी बनाए उसमें ये बात उन्होंने अच्छी तरह से हाईलाइट की। नेक्स्ट आता है बिहेवियरल साइंस थॉट। अब बिहेवियरल साइंस थॉट जो है उसका जो विकास है वो अधिक पुराना तो नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा कंसिडर करता है उन वेरिएबल्स को, उन चरों को जो कहीं ना कहीं मानसिकता से जुड़ी हुई हैं। तो जब भी मानसिकताओं की बात आती है तो उस केसेस में जो स्टडीज़ जो हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाया करती हैं। और शायद इसीलिए यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का भी विकास हुआ है कि किस तरह से इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी ने जो वर्कर्स का एक एस्पेक्ट है उसको चेंज किया। तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में नॉर्मली ये देखा गया है कि साइकोलॉजी किस हिसाब से मैनेजमेंट को हेल्प करती है, चाहे वो बात हो किसी जॉब के लिए सबसे उचित व्यक्ति का चयन करने की, और जब बात हो किसी पर्टिकुलर काम को करने की कंडीशंस की, या जब बात हो कि जो वर्कर है उनको कौन कौन सी चीज़ों से उसको प्रभाव हो रहा है या उसको कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित कर रही हैं। तो ऐसे केसेस में जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है वो इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी के साथ में मिलकर बहुत
एक कॉम्प्लेक्स तैयार कर देती है, जिनको कलेक्टिवली हम इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। यहाँ पर लिलियन गिलब्रेथ और वॉल्टर डिल स्कॉट का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनका जो कंट्रीब्यूशन है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट को लेकर और उनकी जो भी मानसिकताओं से जुड़े हुए प्रश्न हैं उनके जवाब से लेकर, वो बहुत अच्छा रहा है। बाय द टाइम जब हम डिस्कस करेंगे स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट थॉट की, तो इस बात की परिचर्चा दोबारा की जाएगी। लेकिन इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, जब जिसको हम हॉथॉर्न स्टडीज़ कहते हैं, 1930 के दशक में की गई थी। 1924 से 1932 के बीच में ये स्टडीज़ की गई थी एल्टन मेयो और उनके साथियों द्वारा वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी इलिनॉइस यूएसए में। तो वहाँ पर इस चीज़ को ध्यान से देखा गया कि जो बिहेवियरल एस्पेक्ट है वर्कर्स का, वो भी जो कंपनी है उसके जो प्रोडक्टिविटी है उसको प्रभावित करते हैं। इसमें बहुत सारे प्रयोग भी किए गए, जैसे इल्यूमिनेशन और टेस्ट रूम स्टडी, द रिले असेंबली टेस्ट रूम स्टडी, और इसमें बात आती है मॉस इंटरवीविंग स्टडी, बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम स्टडी। तो जो बातें इनसे, जो निचोड़ इनसे मिला, वो ये था कि जो कार्य है वो एक ग्रुप एक्टिविटी है। जब भी जो वर्कर्स हैं वो इनफॉर्मल ग्रुप में रहना अधिक पसंद करते हैं, और जिनका एक सोशल ग्रुप होता है, उस सोशल ग्रुप का प्रभाव होता है। यहाँ पर उनका नाम चिजेल्स दिया गया था, क्योंकि इसका एक लेक्चर अलग से बनेगा हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट का। तो उसी में अच्छी तरह से हम ये जो अलग अलग 4 तरह की जो स्टडी हैं उनको हम कवर करेंगे। लेकिन इसका जो निचोड़ है वो ये निकला कि जो कम्युनिकेशन है वर्कर्स के बीच का और जो सुपरवाइज़र का बिहेवियर है, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे किसी भी कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी है वो प्रभावित तो होती है, साथ में जो वर्कर्स का जो व्यवहार है वो भी प्रभावित होता है। तो यहाँ पर जो है वो एक बिहेवियरल साइंस की जो थॉट है वो निकल कर आती है, और बिहेवियरल साइंस का मैनेजमेंट में जो रोल है वो यहाँ पर बढ़ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्सेज चारों रिसोर्सेज में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिज़िकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन, और नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उन सभी में सबसे ज़्यादा है। और उनको किस रेशो में काम में लेना है, ये भी डिसीजन ह्यूमन रिसोर्सेज को ही करना है। और ह्यूमन जो रिसोर्स है, यानी कि जो व्यक्तियों के लिए सामान्यतया कहा जाता है कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, तो वहाँ पर जब सोसाइटी की बात आती है तो सोसाइटी से जुड़ा हुआ है व्यवहार, बिहेवियर साइंस का। जब हम बात करते हैं कि किस तरह से उनका जो कार्य क्षमता है वो प्रभावित होती है उसके व्यवहार से, उनके जो सीनियर जूनियर्स और कोवर्कर्स या पीयर ग्रुप जो हैं या सोशल ग्रुप जो हैं उनसे प्रभावित होती है। तो ऐसे केसेस में जो मैनेजमेंट में कंट्रीब्यूटरी पार्ट बना बिहेवियरल साइंस का, तो वो ब्रांच ही अलग हो गई, उसको कहा गया बिहेवियरल साइंस थॉट। तो नेक्स्ट जो लेक्चर हैं उनमें ये सब चीज़ें थोड़ी रिफ्लेक्ट होंगी कि ये जो अलग अलग स्कूल्स हैं उनकी अलग अलग मान्यताएं रही हैं, और मान्यता ऐसी रही हैं जिनको हम किसी भी रूप में गलत नहीं ठहरा सकते, किंतु उन सभी मान्यताओं में से जो भी अपनाने लायक और फिजिबल थॉट्स जो हैं उन सभी को कंसिडर करना बहुत अधिक ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरह से डेवलपमेंट हुआ है मैनेजमेंट थॉट का। आपको इन 4 पार्ट्स में समझ में आया होगा, और क्योंकि अगला चैप्टर भी इन्हीं सभी स्कॉलर से जुड़ा हुआ है, तो उस चैप्टर में भी आप और अच्छे से समझ पाएंगे। थैंक यू।